नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, शिक्षा भारती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, तो हम लोग फिर से आ गए हैं हम अपना सिलेबस लेकर के। ठीक है, द्वितीय सत्र ये अभी चल रहा है। तो मित्रों, कक्षा 8 में हिंदी में हम लोग अभी दूसरा पाठ देखने वाले हैं। उससे पहले मित्रों, आप लोग सब रेडी हो जाइए। आपको आश्चर्य होगा ना, हाँ, हमें घूमने के लिए जाना है। चलिए, सब लोग रेडी है ना? अपना सामान रेडी कर दो। अरे, इसमें सामान रेडी नहीं करना है, हम लोग मानसिक रूप से काल्पनिक जगत में हम लोग घूमने वाले हैं। कहाँ घूमेंगे? तो कच्छ की सैर करेंगे। तो आप लोग तैयार हो ना? चलिए, तो मित्रों, हमें जो कच्छ की सैर करनी है वो घर बैठ के ही करनी है और कहीं नहीं जाना है। हम लोग एक साथ में मिल के मन से कच्छ जाएंगे, घूमेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे और वापिस आ जाएंगे। तो मित्रों, हमें जो देखना है वह क्या है? आप लोग समझ गए ना? दूसरा पाठ, कच्छ की सैर। चलिए, तो नोटबुक ले लीजिए और पेन ले लीजिए। हमें जो करना है वह क्या है? इस पाठ का सॉल्यूशन, अभ्यास और स्वाध्याय। ठीक है मित्रों? चलिए, तो फिर आप थोड़ी देर के लिए अचंभा में हो गए ना कि अभी घर बैठ के ही कहाँ जाएंगे? तो कहीं नहीं मित्रों, घर बैठ के ही हम लोग मन से सैर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो कच्छ निवासी हरेश घोलकिया इनके राइटर है यह पाठ के। ठीक है, वह एक अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगन पंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगद नो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। मित्रों, हम लोगों को तो ये पता है कि एक टेलीविजन एड जो है उसमें अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं कि कच्छ नहीं देखा तो क्या देखा, है ना? तो हम लोगों को इसी बारे में ऐसा कच्छ में है क्या? तो जब तक आप लोग पाठ नहीं पढ़ेंगे तब तक तो कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको अच्छे से पहले पाठ पढ़ना है। आपके पास तो पुस्तक है ही, अगर नहीं है तो नेट से आप PDF इसकी डाउनलोड कर दीजिए। और सबसे पहले आपको जो करना है, पाठ को अच्छे से पढ़ना है, 2 बार 3 बार सोच समझ के, ध्यान से। और इसकी एक एक जो महत्वता है वो हमें ध्यान में रखनी है कि कच्छ इतना फेमस क्यों है गुजरात में खास करके। ठीक है, देश विदेश से लोग आते हैं, तो ऐसा क्या है यहाँ पर? ऐसा तो रेगिस्तान है, लेकिन कैसा रेगिस्तान? तो मित्रों, हम लोग थोड़ी उसकी जानकारी हम लोग लेंगे, फिर आगे हम लोग जो जिस तरह से स्वाध्याय अभ्यास देखते हैं उस तरह से हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो मित्रों, यहाँ का जो रेगिस्तान है वह अनूठा है। कच्छ में 2 रेगिस्तान है मित्रों, एक तो है छोटा रेगिस्तान और एक है बड़ा रेगिस्तान। इनमें रेत नहीं पाई जाती, इसीलिए ये अपनी तरह के अनूठे रेगिस्तान है। रेगिस्तान में ज्यादातर तो रेत होती है ना मित्रों, लेकिन कच्छ का ये जो रेगिस्तान है यहाँ पर ये रेत पाई नहीं जाती है। दूसरी एक बात यह है कि इसे कच्छ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके उत्तर में रापर और धोलावीरा नगर है। धोलावीरा में
मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं मित्रों। यह आपकी जानकारी के लिए, पाठ में तो सब दिया गया हुआ है, आपको पढ़ना है, मैं थोड़ी हिंट आपको दे रही हूँ। इस दिशा में क्या है तो फिर बचाव है, गांधीधाम है, आदिपुर है, गोपालपुरी जैसे औद्योगिक नगर है। आदिपुर में गांधी स्मृति केंद्र है, इसके पास ही कंडला बंदरगाह भी है मित्रों। उसके बाद हमें कुछ जो स्थल के नाम दिए गए हुए हैं वो बहुत ही दर्शनीय है। यहाँ पर है मित्रों भद्रेश्वर, मुद्रा, फिर है मांडवी, यानी कि कंडला के दक्षिण में जैनों का प्राचीन यात्रा धाम भद्रेश्वर है। मुद्रा का विकास एक बंदरगाह के रूप में हुआ है, और जो मांडवी बहुत सुंदर बंदरगाह और प्राचीन नगर है। यहाँ ये जो है वो दर्शनीय स्थान है। अभी हम लोग देखेंगे नलिया जो एक है वो बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। यहाँ पर एक हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। अभी हम लोगों को तो पता ही है कि कच्छ यानी कि बहुत ही फेमस जो है, प्रसिद्ध है, वह क्या है, वहाँ का नारायण सरोवर। यह अति प्राचीन और पौराणिक स्थान है। कोटेश्वर यहाँ का दर्शनीय मंदिर है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य बड़े आकर्षक होते हैं मित्रों। अभी दूसरी एक बात जो है, यहाँ पर सिर्फ हिंदू संस्कृति ही नहीं, बल्कि देखिए इस प्राचीन स्थल में किसी समय गुरु नानक जरूर पधारे थे। यह भूमि उनकी चरण रस से पावन हुई है, इसलिए यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है। और साथ में मुसलमानों का एक श्रद्धा केंद्र जो है वह क्या है, हाजीपुर। पास ही नखत्राना अपने प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए मित्रों, अभी आगे क्या है कि यह कच्छ का मुख्य केंद्र है क्या, तो भुज। यहाँ आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन आदि कई दर्शनीय स्थल है मित्रों। यहाँ का हमीरसर तालाब प्रसिद्ध है, और यहाँ की विश्वविद्यालय भी बहुत ही प्रसिद्ध है मित्रों। साथ में हम लोग देखेंगे कि एक काला पहाड़ करके एक जगह है। इस पहाड़ पर प्रतिवर्ष रणोत्सव का आयोजन होता है। और दूसरी एक महत्व की बात यह है कि वहां पर एक समाधि है मित्रों। किसकी समाधि है, जेसल तोरल की, बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन। अंजार में जेसल तोरल की स्मृति में बना मंदिर भी दर्शनीय है। और अभी जो यह एक हमारी जो यात्रा है कहाँ समाप्त होती है, सूरजबारी। ये सूरजबारी क्या है, तो कच्छ का ही एक यात्रा स्थान है। तो मित्रों, यह हुआ हमारा थोड़ा सा यह पाठ का परिचय। अभी हम लोग देखेंगे मित्रों शब्दार्थ। मित्रों, आपको बता दूं कि यह पाठ जो है उसका ट्रांसलेशन किया गया हुआ है, और ट्रांसलेटर जो है माने कि अनुवादक जो है महेश भाई उपाध्याय, ठीक है। और साथ में मित्रों एक जरूरी सूचना आपको बता देती हूँ कि अभी तक आपने शिक्षा भारती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एक जानकारी बता देती हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है पढ़ाई में, हिंदी, गुजराती या संस्कृत सब्जेक्ट में कोई भी कंफ्यूजन हो, या आपको कोई भी डिफिकल्टी हो, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर, जो व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया गया हुआ है उसकी लिंक दी गई हुई है मित्रों। वहां से आप जुड़ जाइए और मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अभी हम लोग देखेंगे शब्दार्थ। अनूठा माने अनोखा, विशिष्ट भी कहा जा सकता है। रेगिस्तान का मतलब है मरुभूमि। जीर्णोद्धार माने पुनः निर्माण। मजार मानी दरगाह। गुरुद्वारा माने सिखों का धार्मिक स्थल। और भूचाल का अर्थ है मित्रों यहाँ पर भूकंप। चलिए मित्रों, अभी हम लोग देखेंगे अभ्यास। अभ्यास में क्या दिया गया हुआ है, तो निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य बोलिए। आपको अगर कहा गया हो कि आप लिखिए तो आप लिख लीजिए,
चलिए, पहला जो मुद्दा दिया गया हुआ है वह है मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान। तो इसमें यह आएगा, जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर प्रवास करते हैं, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। मित्रों, दूसरा मुद्दा है यहाँ पर कच्छ के 3 बड़े शहर। तो देखिए कौन से बड़े शहर हैं। एक तो है मांडवी, भुज और मुद्रा। ये कच्छ के 3 बड़े शहर है। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्किया तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। अभी है मुद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। तीसरा मुद्दा है मित्रों, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। तो कौन से हैं? भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजी पीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। हाजी पीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। अभी हम लोग देखेंगे मित्रों चौथा मुद्दा, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। तो यहाँ पर है मित्रों शामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। चलिए मित्रों, अभी हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दीजिए मित्रों, क्या कहा गया है? आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो कीजिए मित्रों, क्या है? मैं यहाँ पर अपने हिसाब से मैं लिख रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। हमें कहा गया है उसके बारे में वर्णन करना है, ठीक है। चलिए, 7वीं कक्षा की बात है। दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था। प्रवास में 45 विद्यार्थी और 5 शिक्षक थे। आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाइयां थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पर्वत के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहाँ बड़ी चहल पहल थी। सड़कों पर मेटाडोर, जीपे और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटलों और यात्री आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। हम पहले से ही आरक्षित एक लॉज में उतरे। 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहाँ की कला देखकर हम दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। उनकी नक्काशी और
शिल्प की बारीकी देखने लायक है। अगले दिन हमने टोड रॉक और पोलो ग्राउंड देखा। फिर हम वशिष्ठ आश्रम गए। अचलगढ़ पर स्थित भर्तृहरि की गुफा देखी। हम अर्बुदा देवी के मंदिर भी गए। नखी तालाब में हमने नौका विहार का मजा लूटा। एक दिन हमने आबू के सबसे ऊंचे गुरु शिखर पर दत्तात्रेय के पद चिन्हों के दर्शन किए। वहां के ऊंचे विशाल घंट को बजाया और उसकी मधुर ध्वनि का आनंद लिया। हम वहां 3 दिन रहे। सबने मिलकर खूब आनंद किया। उस प्रवास की यादें अभी तक मेरे मन में ताजा है। चलिए मित्रों, अभी हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो पत्र लिखने से पहले मैंने जिस तरह से आपको इससे पहले का जो वीडियो है आपको बताया गया हुआ है, वहां आप एक बार सुन लीजिएगा, उसके बाद ही पत्र लेखन शुरू कीजिएगा। ठीक है, इससे पहले का वीडियो मतलब कि पत्र और एवं डायरी, पहला जो पार्ट है उसको जरूर सुनना है। उसके बाद ही आप और पत्र लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ जो दिया गया हुआ है, जो हमेशा की तरह मैं लेफ्ट हैंड ही पता लिखूंगी, तो आप अपने हिसाब से अपने स्कूल से जानकारी लेके शिक्षक से जिस तरह आपको बताया गया हुआ है उस तरह से आपको पता लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विवेकानंद सोसाइटी, भक्ति सदन, बड़ौदा, पिन कोड नंबर दिया गया हुआ है और 20 नवंबर 2019। प्रिय सखी आरुषि, सप्रेम नमस्कार। मेरी बहुत प्यारी सखी है और मैं उसको चिढ़ाने के लिए नमस्कार बोलती हूँ। आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। मैं जब 7वीं कक्षा में पढ़ती थी तब हम गर्मी की छुट्टियों में एक यात्रा पर गए थे। उसी का वर्णन आज मैं तुम्हें पत्र से बताती हूँ। तो पहले तो हम नैनीताल गए थे। उसके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मजा आया। हम नैना देवी के दर्शन करने गए। देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी जैसे अभी बोल उठेगी। फिर हम श्रीनगर गए। सचमुच सुंदर नगर है। हमने सारा नगर घूमकर देखा। डल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया। उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया। वुलर और मानसबल जिले भी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन वे डल का मुकाबला तो नहीं कर सकती। डल एक झील का नाम है। ठीक है, श्रीनगर और पहलगांव के बीच केसर की क्यारियों से आ रही खुशबू ने हमें मदमस्त कर दिया। शालीमार और निशात बाग में घूमते हुए हमें स्वर्ग के नंदनवन में घूमने के जैसा आनंद आया। मैंने वहाँ के कई स्थानों के फोटो लिए हैं। कुछ फोटो तुम्हें मैं भेज रही हूँ। शेष मिलने पर, तुम्हारी प्यारी सखी गार्गी। चलिए मित्रों, अभी हम लोग देखने वाले हैं दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों को निर्माण कीजिए। तो कीजिए। सबसे पहला है सितारा। सितारा से क्या होगा मित्रों? तो वो हमें सोच के लिखना है। पहेलियां माने क्विज। कुछ सेंटेंस उसके बनाने हैं और उसका आंसर ये आना चाहिए, है ना। पहेलियां माने पंक्ति स्वरूप हमें पहेलियां बनानी है। देखिए कैसे मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ। यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी नई नई पहेलियां बना सकते हैं। आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, निकल आता हूँ अंधेरे में, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बताओ कौन हूँ मैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा सितारा। सितारा माने क्या है? तारा, है ना।
आप फिर से इसको सुनोगे, रिवाइंड करो और सुन लीजिए फिर से, तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा और इसका आंसर आएगा सितारा। अभी देखिए आगे का है हाथी। क्या है, किस तरह से मैंने बनाया है देखिए। गणपति जैसा मुंह है मेरा, खंबे जैसे पैर, सूप जैसे है कान मेरे, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूं मैं, मस्त है मेरी चाल। तो क्या आएगा मित्रों, यह हाथी। अभी है चिराग। देखिए किस तरह से मैंने बनाया है। मेरे रहने पर डरता है अंधेरा मेरे से, मेरे दो साथी है, एक है तेल और दूसरा है बाती। आंसर आएगा इसका चिराग। चिराग माने प्रदीप। ठीक है, चलिए अभी आगे है पाठशाला। ज्ञान का मंदिर हूं, सरस्वती माँ का घर हूं, आओगे यदि मेरे पास, पाओगे विद्या का प्रकाश। तो यह है पाठशाला। ठीक है मित्रों, चलिए अभी हमें देखना है स्वाध्याय। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। लिखिए तो मित्रों, पहला है अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति, अभिवादन, महकना, संग्राम, शायर, हमदर्द, चिराग। मैंने एक साथ में सब बोल दिया, लेकिन अभी हम लोग उत्तर देखेंगे। ठीक है, उत्तर में आएगा सबसे पहले जो सिंपल वर्ड है, स्वर से जो शुरू होता है, वह सब वर्ड हम लोग पहले अलग कर देते हैं। ठीक है, इतना लंबा है, कैसे समझ में आएगा? तो कुछ नहीं करना है मित्रों, सबसे पहले हमें जितने भी स्वर है अ आ ई उ वह पहले अलग कर देना है। उसके बाद क ख ग घ से जो शुरू होता है कक्का बारी, वह हमें देखनी है। उस हिसाब से हमें शब्दकोश लिखना है। ठीक है, शब्दकोश के हिसाब से यह शब्द हमें क्रम से लिखना है। तो पहला आएगा अभिवादन, उसके बाद है अभ्यास, फिर है चिराग, फिर है प्रगति, उसके बाद है महकना, विनय, शायर, संग्राम, फिर है संध्या और लास्ट में आएगा हमदर्द। ठीक है मित्रों, चलिए दूसरा प्रश्न है, इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलिए मित्रों, बहुत ही आसान है। हमें जो पाठ में दिए गए हुए हैं प्रशासकीय, प्रशासकीय माने जो जॉब से रिलेटेड हो, जो जॉब से रिलेटेड हो, सरकारी कर्मचारियों के काम में जो आते हैं, ऐसे जो वर्ड्स हैं वह हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर है अधीक्षक यानी कि सुप्रिटेंडेंट। मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। फिर है प्रभाग माने कि डिवीजन। फिल्म प्रभाग आज बंद था। वरिष्ठ, ये भी एक शब्द है, उसका मीनिंग होता है सीनियर। वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता है। फिर है कनिष्ठ। देखिए ये सब जो शब्द मैं बोल रही हूँ हमें पाठ में दिए गए हुए हैं। ठीक है, कनिष्ठ माने है जूनियर, कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। सचिव माने सेक्रेटरी, मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। ठीक है मित्रों, इससे ज्यादा अगर आपको कोई वर्ड मिलता है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग दिखेंगे नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है दयावान, उसके बाद मूल्यवान, कृपालु, थोड़ा सा, अच्छा, सुंदर, प्रिय। चलिए एक के बाद एक देखते हैं। दयावान का है राजा बहुत दयावान था। मूल्यवान का है समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। कृपालु का है संत कृपालु है। थोड़ा सा का है दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। अच्छा का सेंटेंस होगा मोहन एक अच्छा लड़का है। सुंदर से होगा उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं। और अंत में है प्रिय, गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। ठीक है मित्रों, चलिए अभी हम लोग देखेंगे। देखिए मित्रों, मैंने यहाँ पर जो सेंटेंस बनाए हुए हैं मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। नए नए सेंटेंस आप भी बना करके प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों को चौथा प्रश्न दिया है। दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। गुजराती में दिया है, हमें हिंदी में इसका अनुवाद करना है। क्या दिया है? हिरण नदीनी પશ્ચિમ બાજુએ સૂરજ દાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે। સંધ્યા ટાણે પંખીઓના ટોળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે।
ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના ધણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે ત્યારે ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ. સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા. માત્ર માનવ જ નહીં, पशु पक्षी और जीवजंतु पण शाता अनुभववा लाग्या. ठीक है मित्रों, तो इसका अनुवाद आएगा इस तरह से. देखिए, आप लिखिएगा, ठीक है. हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरजदादा विदा ले रहे हैं. संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है. भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है. उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हो गई. लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे हैं. केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे. ठीक है मित्रों, अभी हम लोग देखेंगे 5वां प्रश्न, अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए. ये कहानी आप अपने हिसाब से भी पूर्ण कर सकते हो और मैंने यहाँ पर थोड़ी कोशिश की है. आप सुन लीजिए, आपको अगर ये अच्छी लगती है तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं. एक गांव था. उस गांव में एक गरीब किसान रहता था. उनके 2 बेटे थे. बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम लखन था. रामू को खेल कूद का शौक था. उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी. बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया. छोटे बेटे लखन को खेतीबाड़ी का शौक था. उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया. भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ. रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई. उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए. लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया. सेना में उसे ऊंचा पद दिया गया. अब किसान बहुत खुश है. उसके बेटे ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिखाया है. तो मित्रों, यहाँ पर आपका अभ्यास और स्वाध्याय पूर्ण हो रहा है. फिर से मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो या फिर जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया हुआ है शिक्षा भारती के नाम से, वहां पर भी आप जुड़ सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. ठीक है मित्रों, नमस्ते विद्यार्थी मित्रों.